नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। आज हमारी कक्षा संख्या है 14 और आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद तथा वाक्य शुद्धि। वाक्य के भेद में हम ये जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और इसमें हमारे पास वाक्य के विभिन्न प्रकार आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलें, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें, तो ये हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें आपको वाक्य में शुद्धि करनी होती है, क्या त्रुटि है, तो कैसे हम त्रुटि जांचेंगे, कैसे हम त्रुटि को ढूंढेंगे, उस त्रुटि को कैसे ठीक करेंगे, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलें करते हैं आज की कक्षा को आरंभ। साथियों, ये जो कक्षा है सिविल स्टैप के द्वारा चलाई गई है, जिसमें कि आपको पूर्ण व्याकरण करवाई जा रही है। पूर्ण व्याकरण अर्थात आपको जो एचपीएस मेंस हिंदी में जो जो चीजें पूछी जाएंगी, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हर विषय को मात्र आधे घंटे में पढ़ाया जा रहा है। कक्षा का समय है 7 बजे से लेकर 7:30 बजे। ठीक है, तो इस समय सभी कक्षा के साथ जुड़ें और इस कक्षा का लाभ लें। जिनको ये कक्षा अच्छी लगती है वो कक्षा को लाइक जरूर करें और कक्षा को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस कक्षा के साथ जुड़ सके। तो चलें करते हैं आरंभ आज की इस कक्षा को। तो हम बात करेंगे वाक्य भेद के बारे में। ठीक है, वाक्य भेद किसे कहा जाता है? देखें, वाक्य भेद में हमारे पास आता है, पहले हम जानेंगे वाक्य अर्थ के बारे में। वाक्य किसे कहा जाता है? वाक्य क्या है कि पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिससे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, उसको वाक्य कहा जाता है। वाक्य के माध्यम से हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वक्ता के भाव श्रोता समझता है किसके माध्यम से? वाक्य के माध्यम से। ठीक है, तो वाक्य क्या है? देखो, हमारे पास वर्ण आता है, वर्णों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, और वाक्य के माध्यम से हम अपने मन के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसको कहा जाता है वाक्य। ठीक है, और शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के द्वारा आप किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। हम दैनिक जीवन में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के माध्यम से हम अपने जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे भाव हैं, जो भी हमारा सुख है, जो भी हमारा दुख है, ये अपने मित्रों तक साझा करते हैं, अपने मित्रों तक ये पहुंचाते हैं, अपने संबंधियों तक वाक्यों के माध्यम से हम अपने भाव स्पष्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाक्य अंश। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया वाक्य और दूसरा हो गया वाक्य अंश। तो वाक्य अंश, देखो, वाक्य और अंश से मिलकर बना है वाक्य अंश। ठीक है, तो वाक्य अंश मतलब वाक्य का एक भाग, अंश मतलब भाग होता है ना। तो वाक्य अंश में क्या होगा कि वाक्य पूर्ण अर्थ देता है, परंतु वाक्य अंश क्या होगा? वाक्य का एक छोटा सा खंड होगा, एक छोटा सा भाग होगा, जो कि अर्थ तो देगा परंतु पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। वो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, उसको वाक्य अंश कहा जाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है वाक्य अंश क्या है, जिसमें हम वाक्य के बारे में तो बताते हैं, वाक्य में हमें पूरे वाक्य के बारे में पता लगता है, परंतु वाक्य अंश में वाक्य का एक अंश होता है, भाग होता है, जो कि पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ होता है, उसको वाक्य अंश कहा जाता है। ठीक है, शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसको वाक्य अंश कहा जाता है। उदाहरण देखें, जैसे घर में। अब मैंने बोला घर में, तो घर में क्या कि अर्थ तो दे रहा है कि घर में कुछ है, परंतु क्या है वो नहीं पता। कोने में क्या है नहीं पता, अर्थ दे रहा है कि कोने में कुछ है, कोने में किसी चीज के होने की बात की जा रही है, तो उसको कहा जाता है कोने में। उसके बाद हमारे पास आता है वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष के नीचे मतलब वृक्ष के नीचे कुछ है, वृक्ष के नीचे कोई बैठा है, वृक्ष के नीचे कुछ पड़ा है, परंतु अर्थ पूर्ण नहीं दे पा रहा, इनको कहा जाता है वाक्य अंश। ठीक है, जब हम बोलेंगे वृक्ष के नीचे वृक्ष के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है, तो पूर्ण अर्थ हो गया, परंतु वृक्ष के नीचे वो वाक्य का अंश हो गया, वो आधा अर्थ दे रहा है। जब वाक्य की बात की जाएगी, वाक्य पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है, तो पूर्ण अर्थ दे रहा है, उसको कहा जाता है वाक्यांश। ठीक है, तो और वाक्य पूर्ण अर्थ देता है। उसके बाद हमारे पास आता है वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसको उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसको विधेय कहा जाता है। ठीक है, कि मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाएगा
वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं राम बहुत उज्जवल या राम बहुत चतुर विद्यार्थी है, तो राम क्या हो गया, यहां पर उद्देश्य हो गया, और चतुर विद्यार्थी ये सारे का सारा विधेय हो गया। तो राम के बारे में कहा जा रहा है इसलिए उद्देश्य हो गया, राम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास उद्देश्य और विधेय आते हैं। आगे हमारे पास है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। दो प्रकार से वाक्यों को बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं? पहला हमारे पास आता है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती हो, उसको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। किसी प्रकार की कोई सूचना जानकारी मिलेगी, उसको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। भारत एक देश है, सूचना मिल रही है। श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था, सूचना मिल रही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, यहां पर भी सूचना मिल रही है, तो इसको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना, ना करना। जहां पर किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, ना की जाती है, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसको निषेधवाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी, तो इसमें ना, नहीं, ये चीजें, ये बातें की जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है प्रश्नवाचक वाक्य। बड़ा सरल है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है जिस वाक्य में, उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि यह किसकी पुस्तक है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, किसी प्रकार से किसी से कोई आज्ञा ली जाती है, उसको आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक गिलास पानी लाओ, तो आज्ञा दी गई है। ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये क्या है? उपदेश दिया गया है। उपदेश दिया गया है, उपदेश में भी क्या है? आज्ञा छिपी हुई है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मतलब कि आज्ञा ही दे रहे हैं वो, सदा सत्य बोलो, परंतु बस वो सीधे से नहीं कही गया कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो आज्ञा दी गई है। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति। अनुमति भी क्या आती है? आज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम आप किसी के घर जाते हैं और जब हमारे जाने का समय होता है, चलने का समय होता है, तो हम क्या कहते हैं कि अब मुझे, एक तो हम ऐसे पूछ लेते हैं अब मैं जाऊं, ठीक है, तो ऐसे तो कोई नहीं पूछता, तो क्या बोलता जाता है? अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, तो मतलब कि एक तरह से हम उनसे आज्ञा ले रहे हैं, और जो हमें आज्ञा दी जाती है, अच्छा आप जाओ या रहो, जो भी है होती है, उसको आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद आता है मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए, है ना, तो मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए, तो इसमें क्या है? अवकाश के बारे में अर्थात अनुमति ली जा रही है, एक तरह से उच्च अधिकारी से ये बोला जा रहा है कि मुझे अवकाश चाहिए, प्रार्थना की जा रही है, परंतु प्रार्थना की जा रही है आज्ञा लेने के लिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है विस्मया आदि वाचक वाक्य। विस्मया आदि वाचक वाक्य वह होता है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है, उसको विस्मया आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मया सूचक भी कहा जाता है, हमने चिन्ह पढ़े थे, उसमें विस्मया सूचक चिन्ह बताया। विस्मया आदि वाचक वाक्य जहां पर किसी प्रकार का कोई भाव प्रकट किया जाता है, उसको विस्मया आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि आह कितना सुंदर उपवन है, तो यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है, प्रसन्नता प्रकट की जा रही है। ओह कितनी ठंडी रात है, तो यहाँ पर क्या है? दुख प्रकट किया जा रहा है कि कितनी ठंड लग रही है। दुख मतलब दुख कह सकते हैं हम, है ना, तो मतलब भाव प्रकट हो रहा है, ठंड लग रही है। बल्ले हम मैच जीत गए, प्रसन्नता कि हम मैच जीत गए, प्रसन्नता हो रही है, तो प्रसन्नता का भाव प्रकट किए जा रहा है, तो ये विस्मय आदि इसको कहा जाता है वाचक वाक्य। और विस्मय आदि वाचक वाक्य में आपको विस्मय बोधक चिन्ह भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस चिन्ह से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा
वाक्य है। उसके बाद हमारे पास आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, हम बोलते हैं ना कि किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो हमारी इच्छा होती है आशीर्वाद में। जैसे बोलते हैं दीर्घ आयु भव, कि मतलब कि आपकी आयु लंबी हो, तो हमारी इच्छा है कि उसकी आयु लंबी हो। अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ना कि सदा सुखी रहो, ठीक है, दूधो नहाओ पूतो फलो, या ऐसे जो भी आशीर्वाद दिए जाते हैं मतलब वो हमारे क्या है, हमारी इच्छा है। या किसी को हम संदेह जैसे बोलते हैं शुभ इच्छा हमारी होती है नव वर्ष मंगलमय हो, है ना, तो उस शुभकामनाएं दी जाती है। जन्मदिन आपको आपका जन्मदिन मंगलमय हो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है, जिन वाक्यों में कि एक बात का होना या एक काम का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है, काम का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसको कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य। अर्थात जहां पर किसी काम के होने या ना होने का संकेत दिया जाता है उसको संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। जहां पर किसी भी प्रकार का कोई संकेत दिया जाएगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, उसका संकेत मिलेगा आपको। यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहां पर देखो कि मतलब कि सफलता के लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, संकेत दिया जाता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थात फसल अच्छी होने के लिए वर्षा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है, संकेत दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, संदेह, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसको संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो, मतलब कि शंका हो जहां पर, है ना, मतलब ये बोलेंगे शायद, जैसे हम बोल सकते शायद ये काम हो जाए, तो वहां पर क्या है, संदेह है, ठीक है। शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, शायद मैं कल शिमला जाऊं, तो शायद में क्या है कि शंका, पक्का नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या हमें ये पता लग रहा है कि वहां पर बात की जा रही है कि काम हो सकता है पूरा हो, मतलब शायद की बात की जा रही है ना। वर्षा होने की संभावना है, पक्का नहीं पता कि वर्षा होगी परंतु संभावना है, तो ये हमारे पास आता है संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद हमारे देखो ये था अर्थ के आधार, उसके बाद हमारे पास आता है रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द जो हमारे पास वाक्य के तीन भेद आते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन प्रकार के वाक्य हमारे पास रचना के आधार पर आते हैं। सरल वाक्य किसे कहा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपको बहुत ज्यादा। जितने प्रश्न आज हम जिन जिन विषयों को आज हमने पढ़ा ना, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। अब हमारे पास है जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया होगी उसको सरल वाक्य कहा जाता है। एक उद्देश्य, उद्देश्य आपको बताया था जिसके बारे में, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उद्देश्य, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य हो गया, ठीक है। और विधेय हमारे पास क्या हो गया, विधेय जो कुछ उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा, ठीक है, संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसको कहा जाता है विधेय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर एक आया है कि एक समापिका क्रिया होती है। समापिका मतलब जो वाक्य को समाप्त करती है, ठीक है, जो वाक्य को समाप्त करती है, जो वाक्य को समाप्त करे उसको कहा जाता है समापिका। तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, जैसे कि आदित्य पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आदित्य पढ़ता है तो एक ही समापिका है, ठीक है, एक ही उद्देश्य है। तो अनिरुद्ध ने भोजन कर लिया, वह स्कूल चला गया, वह बहुत नादान है, मैंने एक नई साइकिल खरीदी, अब उसने अपना
काम पूरा कर लिया और वह आ रहा है। ये सारी की सारी उदाहरणें, एक उद्देश्य इसमें, एक आपको विधेय मिलेगा और एक ही समापिका क्रिया मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सरल वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा, अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होगा, देखो अनेक स्वतंत्र उपवाक्य, उपवाक्य हमने पढ़ा था ना, उपवाक्य वाक्य का एक अंश, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे जो अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अपना अर्थ देंगे, पूर्ण अर्थ नहीं देंगे परंतु अधूरा अर्थ भी देंगे परंतु अर्थ देंगे, तो इसलिए उनको कहा जाता है उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं उनको। ठीक है, और उनको कहा जाता है संयुक्त वाक्य, मतलब कि जो यहां पर एक से अधिक संयुक्त, एक से अधिक हमारे पास संयुक्त वाक्य होंगे, एक से अधिक हमारे पास वाक्य होंगे, वाक्य खंड होंगे, ठीक है, या वाक्यांश होंगे। उन वाक्य अंशों को एक एक हमारे पास जिसको बोलेंगे योजक के द्वारा, ठीक है, एक योजक के द्वारा जोड़ा जाएगा, एक योजक के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है संयुक्त। संयुक्त मतलब एक से अधिक। ठीक है, जब एक से अधिक मतलब दो हम बोल सकते, मान लो दो हमारे पास उपवाक्य हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, उनको एक योजक जोड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे कि वह सुबह गया, देखो ये एक उपवाक्य हो गया, संध्या को लौट आया, एक उपवाक्य हो गया। अब इसको जोड़ कौन रहा है, और योजक जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और देखो ये योजक कैसे पता लगे आप, कौन कौन से योजक यहां पर आएंगे, और, अंत, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे के सारे शब्द जो भी किसी प्रकार से दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं उनको योजक कहा जाता है। रात हुई और चांद निकल आया, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया। अपना खाना खाएं और आराम करें, उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उसका ध्यान रख रहा हूं। तो यहां पर देखो एक एक हमारे पास योजक है, उन्होंने दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है, तो ये हमारे पास हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मिश्र वाक्य, या फिर जिसको जटिल वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य उसे कहा जाता है जो एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक उसमें आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होगा, मुख्य जिसको बोलेंगे उपवाक्य होगा, और बाकी जो उपवाक्य होंगे एक से अधिक हो सकते हैं परंतु वो आश्रित होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात वह पूर्ण अर्थ, वो अर्थ ही नहीं देंगे, अर्थ तब देंगे जब वो उपवाक्य के उस पर निर्भर करेंगे, तब वो आगे अकेले उनका देखा जाएगा अर्थ, तो अर्थहीन हो जाते हैं वो। ठीक है, तो मिश्रित उपवाक्यों की पहचान क्या है, इसमें क्या है कि जो वाक्य होगा वो कैसे जुड़ेगा, इसमें जैसे हम बोलेंगे जो कि, ठीक है, क्योंकि, जितना उतना, जैसे वैसे, है ना, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन चली गई, यद्यपि, तथापि, जब, तब, ठीक है, जिधर, उधर, ये सारे के सारे शब्द हमारे पास देखने को मिलते हैं, इनको कहा जाता है मिश्र या जटिल वाक्य। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं त्यों ही वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाएंगे, जो वहां बैठी है वो मेरी बहन है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, मैं जानता हूं कि, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यह मैं जानता हूं कि, ठीक है, और जैसे कि हम और उदाहरण की बात करें तो इसमें ये भी बोल सकता हूं कि जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही छुट्टी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी देखो इसमें क्या है, जैसे और वैसे। ठीक है, जो ही डॉक्टर पहुंचा त्यों ही रोगी मर गया।
ठीक है, या रोगी ठीक हो गया, मारना क्यों है, ठीक है, ज्यों ही डॉक्टर पहुंचा त्यों ही रोगी स्वस्थ हो गया। तो ऐसे जैसे तैसे ज्यों त्यों ये वाले शब्द हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे वाक्य, वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य रचना के आधार पर। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, ठीक है, वाक्यों की पहचान कैसे होती है। उसके बाद आगे हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में जो वाक्य दोष आते हैं, वाक्य त्रुटि आती है या वाक्य शुद्धि आती है, उसका पहचान हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, वाक्य में आपको पता है कि किसी भी वाक्य को, वाक्य का आपको पता है, ठीक है, और वाक्य शुद्धि किसे कहा जाता है, किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रमों को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। ठीक है, वाक्य को लिख, जिससे हम वाक्यों को लिखते हैं उनको अक्षर या फिर वर्तनी बोलते हैं। ठीक है, और वाक्य शुद्धि, जो वाक्य में त्रुटि होती है, वाक्य में जो भी त्रुटि होगी उसको हमें उसको शुद्ध करना, उस त्रुटि को हटा देना, तो वो वाक्य शुद्धि हो जाएगी। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगह पर प्रयोग होना चाहिए वाक्य शुद्धि के लिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई तरह की अशुद्धियां वो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं और उन्हें हमें ढूंढना होता है। देखो, जैसे कि उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, तो यहां पर देखो उसके पिताजी अध्यापक लगे, लगे हुए गलत, उसके पिताजी अध्यापक हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है ये। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। अब देखो, तुम अपनी प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा में क्या होते हैं, शब्द तो होते ही हैं, तो प्रतिज्ञा और शब्दों को हमें यहां पर नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, तो शब्द प्रतिज्ञा में क्या होते हैं, शब्द ही होते हैं, इसलिए यहां पर क्या बोलेंगे, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है जैसे कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैंने शहर जाना है, तो मैंने कोई वाक्य नहीं होता, मैंने क्या होता है, मुझे होता है, मुझे शहर जाना है, मैंने शहर जाना है, ये नहीं है बोलते हम। ठीक है, यह वही छात्र है, उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। अब उसको यहां पर आ गया, देखो, यह वही छात्र है जिसको प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया। ठीक है, मैंने तेरे को कितना समझाया, अब तेरे को क्या होता है, मैंने तुझे कितना समझाया, तो तेरे को यहां पर गलत है। ठीक है, उस प्रकार से आगे हमारे पास आता है विशेषण संबंधी अशुद्धि, जिसमें क्या है कि जैसे कि प्रत्येक बच्चे को 3-3 आम दिए जाएं। ठीक है, तो यहां पर 3-3 जब हम लिख देंगे, प्रत्येक बच्चे को 3 आम दिए जाए, मतलब हर बच्चे को 3 आम, तो 3-3 क्यों होगा, प्रत्येक भी लगाया जा रहा है और साथ में 3-3 भी लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो गई, यहां पर विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। मोहन अच्छी अध्यापक है। ठीक है, तो मोहन अच्छी है कि अच्छा है, मोहन अच्छा अध्यापक है। अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ गई है, अब महंगाई भारी मात्रा में नहीं, बहुत बढ़ गई है। भारी मात्रा में कैसे बढ़ेगी, महंगाई जो है बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इसमें अशुद्धि है। उसी प्रकार से क्रिया संबंधी हमारे पास अशुद्धि आती है, जैसे कि सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, तो सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न किया, पूछा नहीं जाता, हालचाल पूछा जाता है, तुम कैसे हो। ठीक है, हालचाल पूछा जाता है, परंतु प्रश्न जो है किया जाता है। पिता ने मुझे थप्पड़ खींचा, खींचा नहीं, मुझे थप्पड़ मारा, खींचा नहीं जाता, थप्पड़ मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, जैसे कि मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए। अब देखो यहां पर केवल भी आ गया और मात्र भी आ गया, तो ये दोष है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, मेरे पास केवल 20 रुपए हैं या मात्र 20 रुपए हैं, दोनों में से एक। रमेश बड़ा घमंडी है, अब घमंडी व्यक्ति बड़ा कैसे हो सकता है, तो बड़ा नहीं होगा, रमेश बहुत घमंडी है। सड़क पर नहीं थूको, सड़क पर नहीं, नहीं सड़क पर मत थूको, मत आएगा यहां पर, सड़क पर मत थूको। फिर आता है हमारे पास वचन संबंधी अशुद्धि, जैसे कि महादेवी वर्मा ने अनेकों संस्मरण लिखे। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने अनेकों नहीं, अनेक, ये देखो ये क्या वचन, अनेक क्या, अनेक, अनेक पहले ही बहुवचन में है, तो उसको अनेकों करके बहुवचन नहीं बनाएंगे, तो महादेवी वर्मा ने अनेक संस्मरण लिखे। ठीक है, पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यहां पर क्या हस्ताक्षर कर दिया है,
है, हस्ताक्षर होता है बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर कर दिए हैं। महिलाएं बाजार जा रही थी, तो महिलाएं देखो कैसे लिखा जाता है, महिलाएं बाजार जा रही थी। ठीक है, ये दोष है इस वाक्य में। उसके बाद देखो लिंग संबंधी अशुद्धि, रमेश 8वें मंजिल में रहता है, 8वें की 8वीं मंजिल पर, 8वीं मंजिल पर रहता है। ठीक है, स्त्रियों धैर्यवान होती हैं, तो यहां पर स्त्रियों धैर्यवान नहीं होता, स्त्रियों के साथ धैर्यवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुनील रमेश और सारिका बाजार को गई, तो यहां पर क्या, सुनील रमेश और सारिका बाजार को गए। उसके बाद देखो कारक संबंधी अशुद्धि आती है, मैंने यह कार्य नहीं करना, तो यहां पर क्या था, मैंने ये कार्य नहीं करना, मैंने नहीं, मुझे यह कार्य नहीं करना है। पत्ते पेड़ पत्ते पेड़ गिर रहे हैं, पत्ते से पेड़ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ पत्ते नहीं गिर रहे हैं। गीता ने उपन्यास को पढ़ा, गीता ने उपन्यास पढ़ा, उपन्यास को नहीं उपन्यास पढ़ा, तो को यहां पर अतिरिक्त लगाया गया है। ठीक है, अब जैसे योजक संबंधी अशुद्धि आ जाती है, आज रविवार था अतः इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया, तो यहां पर क्या है, आज रविवार था इसलिए और अतः एक ही चीज होती है, या तो अतः मैं कार्यालय नहीं आया या फिर इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा बस चल पड़ी, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चल पड़ी। ठीक है, यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है, तो यद्यपि अमित गरीब है तथापि ईमानदार है, ये सारे के सारे मिश्र वाक्य। ठीक है, तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, या देखो तू पढ़ ले या टीवी देख ले। ठीक है, तो ये हमारे पास योजक संबंधी अशुद्धि आ जाती है। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हमने किए थे, जैसे कि रेखा बहुत दिन है, दिन नहीं दीन है, मतलब दयालु है। मंगल ग्रह पर जीवन है, तो मंगल क्या, ये गृह लिखा गया है, गृह का अर्थ होता है घर, तो यहां पर घर की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है ग्रह, तो मंगल ग्रह पर जीवन होता है। मंदिर का कपट बहुत बड़ा था, तो कपट नहीं होता, कपाट होता है, कपट होता है छल करना, किसी से धोखा करना, छल करना, और कपाट होता है दरवाजा, तो दरवाजा आएगा। तुम्हारे पास कुल 4 धोतियां, तो कुल कुल क्या होता है, किनारा। ठीक है, तो यहां पर कुल नहीं आएगा, कुल मतलब कि तुम्हारे पास कितनी, कुल 4 धोतियां हैं। ठीक है, उसके बाद जब कोई जो हमारे पास अनवंती संबंधी अशुद्धियां आ जाती हैं, राजकुमार और राजकुमारी आ गई हैं, तो यहां पर क्या आएगा, राजकुमार और राजकुमारी आ गए हैं, तो ज्यादा। ठीक है, आ गई नहीं, आ गए हैं, राजकुमार आ गए हैं। सुरेश अमित या गीत जाए, ये क्या है, जाएंगे, तो सुरेश अमित या गीता जाएंगी, सुरेश अमित या गीता जाएंगे, जाएंगे नहीं, सुरेश अमित और गीता जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक दोष आता है। ठीक है, देखो राम ने चाय के साथ ब्रेड और पकोड़े खाए, राम ने चाय के साथ ब्रेड और पकोड़े देखो खाया, यहां पर क्या आएगा, खाए। बच्चे ने यह बात बताया नहीं गया, बच्चे से यह बात बताई नहीं गई। ठीक है, उसके बाद काला हिरन दौड़ रहा है, तो काले हिरन दौड़ रहे हैं, काला हिरन नहीं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो दौड़ रहे हैं ज्यादा है। गोरा मुख काले तिल अच्छा लगता है, गोरे मुख पर काला तिल अच्छा लगता है, तो ये विशेष और विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पदक्रम। प्रधानमंत्री प्रथम पंडित भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, यहां पर क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दिल्ली अमित की बहन गई, तो यहां पर क्या है, पदों को क्रम, इसका क्रम दोष है, यहां पर आगे पीछे शब्दों को लगाया गया है। तो दिल्ली अमित की, देखो अमित की बहन दिल्ली गई। उसके बाद अन्य अनन्य भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की थी, तो श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई, मतलब मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, सजा और दंड एक ही चीज होती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है, यहां पर प्रश्न पूछा गया, ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव है। ठीक है, हो सकता और संभव एक ही चीज है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सप्रमाण सहित नहीं, सप्रमाण उत्तर दीजिए सहित वही चीज होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ वाक्य दोष। ठीक है,
तो आशा करता हूं आपको पता लग गया होगा कि वाक्य में किस प्रकार के दोष आते हैं, कैसे हमारा वाक्य गलत होता है। ठीक है, तो इन वाक्यों को कैसे हमने शुद्ध करना है वो भी हमने आज सीखा। तो आशा करता हूं आज की कक्षा से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक जरूर करें और कक्षा को शेयर जरूर करें, और जो प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।